तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोटा फैक्ट्री सीजन 3 को। पहले 2 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अब आप देखोगे, इसके बाद जो वीडियो हम अपलोड करेंगे टोटल एपिसोड को हम एक साथ सम अप करके कर देंगे। तो कोटा आज एक पढ़ाई की जगह ना होकर एक फैक्ट्री बन चुका है, तो कैसे क्यों ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि महेश्वरी क्लास से सारे बच्चे निकल रहे हैं और बाहर पोस्टर लगा हुआ है। 2021 में उत्सव ने ARR फर्स्ट रैंक लाया था, अभी जेईई एडवांस में 2022 में कौन फर्स्ट रैंक लाएगा, इसको लेके सारे बच्चे एक्साइटेड थे। फिर हमको वैभव, उदय और मीना दिखाए जाते हैं जो कि तीनों मिलकर कचौड़ियां खा रहे थे और बोल रहे थे 11 का ही अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, हम 12 में पढ़ते हैं। आज के पेपर में देखो मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। अब तो मीना भी परेशान हो चुका है। कचौड़ियां खाने के बाद हम देखते हैं ये तीनों जाते हैं एमर्स के ऑफिस में और जाके पूछते हैं कि जीतू सर कहाँ हैं। जीतू सर ने क्लास नहीं लिया है, 2-3 महीना हो चुके हैं, वो गायब है। तभी बबलू बोलते हैं कि उनका दादी का तबीयत खराब है। तब वैभव बोलते हैं पिछले हफ्ते आपने बोला था कि उनके दादाजी का तबीयत खराब है, अब आप बोल रहे हो कि दादी का तबीयत खराब है और एक एक करके आप बहाना दिए ही जा रहे हो। हमारा एग्जाम डेट आगे आ रहा है और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। तभी गगन सर बोलते हैं तुम लोगों को बता दिया जाएगा, नेक्स्ट मंडे वो आ जाएंगे, अब तुम लोग क्लास में जाओ। बच्चों के जाने के बाद गगन सर बबलू से पूछता है कि उन्होंने क्या कॉल रिसीव किया। बबलू बोलता है अभी तक नहीं। फिर हमको जीतू भैया को दिखाए जाते हैं जो कि अभी डिप्रेशन में है। उन्होंने अपना हालत बहुत खराब बना लिया है, सिगरेट, दारू, इन सब में वो डूबे रहते हैं। इन सारी चीजों का एक रीजन है क्योंकि इसके आगे वाले साल में उनकी एक स्टूडेंट ने जेईई पास नहीं कर पाया था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो उनके फैमिली मेंबर बहुत ही डिप्रेस्ड है और जीतू भैया खुद भी, वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि उनकी स्टूडेंट की मौत हो गई। जीतू भैया अभी उस स्टूडेंट के फोटो के सामने खड़े हुए हैं और खुद को कोस रहे हैं। तभी उनका दोस्त नवीन का कॉल आता है। बहुत ना चाहते हुए भी वो फोन उठाते हैं क्योंकि नवीन के पास से उन्होंने पैसा उधार लिया था एमर्स खोलने के लिए। फोन उठाते ही जीतू बोलते हैं कि हाँ मैं पैसा लौटा दूंगा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नवीन बोलता है पैसे के लिए मैंने तुझे कॉल नहीं किया है, वो तो तू दे ही देगा। मैंने कॉल किया है कि मेरा बुआ का लड़का वो जेईई देना चाहता है, इसलिए मैंने बोला कि तू कोटा चला जा, उधर तुझको सबसे बेस्ट टीचर मिलेगा, जीतू सर नहीं जीतू भैया, जो कि खुद के फैमिली की तरह तुझे ट्रीट करेगा और जेईई एक साथ तुम लोग मिलकर क्रैक करोगे। मैंने पैसा यार तुझे ऐसे ही नहीं दे दिया था, तेरे ऊपर मेरा भरोसा है, तू बच्चों को खुद के फैमिली की तरह ट्रीट करता है, सारे बच्चे तुझसे उम्मीद लगा रखते हैं। ये बात सुनने के बाद जीतू को भी सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि सारे बच्चे जो उसको कॉल किए जा रहे हैं सिर्फ उसकी राह देख रहे हैं कि कब जीतू भैया आएंगे और हमको पढ़ाएंगे। फिर क्या था, जीतू खुद को थोड़ा सेल्फ मोटिवेट करता है, बच्चों के लिए उसको जाना पड़ेगा, वो खुद को थोड़ा ग्रूम करता है, फिर वो कोचिंग की तरफ जाता है। पर अभी भी उसके मन से पूरी तरीके से ये बात गया नहीं था। फिर हम कोचिंग में देखते हैं वैभव, उदय और मीना जा रहे थे। तभी वैभव के कजन का कॉल आता है जहाँ पर वो बोलता है कि IPL टीम के ट्रायल के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये सुन के वैभव बहुत ही खुश होता है और अपने सारे दोस्त को बोलते हैं कि मेरा रिंकू भैया का IPL ट्रायल के लिए सिलेक्शन हो गया है, हो सकता है उनको IPL में खेलने का चांस मिले। ये सुन के मीना और उदय बहुत ही खुश होते हैं। तभी उदय उनको बोलते हैं आप तो पास ही में खेल रहे हो, आप एक काम करो कोटा आ जाओ, एक दिन के लिए रहो हमारे साथ, फिर अब चले जाना। फिर हम देखते हैं कि जीतू सर क्लास में आते, सारे बच्चे एक्साइटेड थे पर वैभव अपने भाई को लेके बात करे जा रहा था। इस बात पे जीतू भैया उसे बुलाते हुए ये बोलते हैं क्लास में ध्यान नहीं है क्या वैभव तुम्हारा। तभी वैभव बोलता है जीतू भैया मेरा कजन आ रहा है, उसे IPL में ट्रायल खेलने का मौका मिला है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कहाँ क्या उसे घुमाऊं, क्या क्या खिलाऊं। तब जीतू भैया जोर से चिल्ला के बोल देते हैं हाँ अभी तुम्हारा पढ़ने का टाइम है और तुम अपने कजन को कोटा घुमा रहे हो, अगर खराब नंबर आए, कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो टीचर की गलती होगा। इस बात पे ये तीनों शौक हो जाते हैं, वर्तिका और मृणाल भी। तब क्लास खत्म हो जाते हैं और जीतू सर बाहर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये तीनों वेट कर रहे थे कि रिंकू भैया कब आएंगे। फिर हम देखते हैं रिंकू भैया ऑटो से उतरते हैं और उतरने के बाद ही मीना और उदय मानो उनको लेके बहुत ही एक्साइटेड थे। जब उन लोगों को ये पता चला कि रिंकू भैया ने कोहली को बॉल डाला है और एक साथ फोटो लिया है, इन लोगों के एक्साइटमेंट का तो ठिकाना ही नहीं रहा। ये लोग जब जब रिंकू की तारीफ कर रहे थे वैभव को थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा था क्योंकि रिंकू पढ़ाई में बिल्कुल तेज नहीं था, खेल कूद में ही उसका मन बैठता था। आज वो खेल के इतना दूर पहुंच गया और वैभव वहीं की वही रह गया। फिर हमको एमर्स का क्लास दिखाया जाता है जहां पर पूजा मैम क्लास ले रही थी केमिस्ट्री का, क्योंकि अग्रवाल सर का तबीयत खराब है। पूजा मैम जयपुर में सेटल है, उधर पर आता है, कोटा आए हुई हैं, इसलिए वो एमर्स में पढ़ा रहे हैं। बबलू जीतू से बोलता है कि इनको ही हम परमानेंट कर लेते हैं, पर जीतू बोलता है वो नहीं पढ़ाएंगे, वो बस अग्रवाल सर के कहने पे हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद मत रखो। फिर हम रात को देखते हैं रिंकू भैया से मिलवाने के लिए मीना और उदय ने वर्तिका, शिवांगी और मिनल को भी ले आए थे।
और वो लोग मिनल भैया को लेके इतना एक्साइटेड थे। ये देख के वैभव को और जलन होने लगा। हद तो तब पार हो गई जब वर्तिका ने बोला, जब आप कॉली के साथ खेलोगे पोस्टर में साइन करके मेरे रूम पे रखूंगी। ये सुन के तो वैभव पूरा जल चुका था। फिर ये सारे बच्चे नीचे क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, पर वैभव रूम में ही रुकता है क्योंकि उसको तो जलन फील हो रहा था। फिर नेक्स्ट दिन जब वैभव और वर्तिका पढ़ रहे होते हैं, वैभव जब उसको समझा रही होती है, वर्तिका को कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आती। तब वैभव बोलता है, हाँ रात रात भर क्रिकेट खेलते रहो, तुमको जरूर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तब वर्तिका बोलती है, चाहे मैं पोस्टर किसी का भी रूम में लगाऊं, फोन का वॉलपेपर तो तुम्हारा ही रहेगा। फिर वो दोनों थोड़ा मोमेंट शेयर करते हैं। हम जीतू सर को देखते हैं जो कि पूजा मैम से जाके पूछती है कि मैम आप कब तक रहोगे। तब पूजा मैम बोलती है, मैं बीच में बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी, साल के अंत तक रुकूंगी। फिर जीतू भैया ये भी बोलते हैं, अगर आप नेक्स्ट ईयर भी पढ़ा देते। तब मैडम बोलती है, मेरे लिए कोटा रुकना आसान नहीं है, मैं जयपुर ही चली जाऊंगी, पर इस साल तक मैं हूँ। फिर हम रात को देखते हैं, वैभव की माँ वैभव को कॉल करती है। कॉल करके बोलती है कि तुम्हारे भैया का सिलेक्शन आईपीएल में हो गया है। ये सुनने के बाद मानो वैभव और चीज जाता है। वैभव भी तब गुस्से में बोलता है, क्या मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं बैट लेके कोचिंग सेंटर चला जाता हूँ, इससे ही आप लोग खुश हो जाएंगे ना। और फोन पटक देता है और वैभव के फोन में फैमिली ग्रुप का कांग्रेस मैसेज आए जा रहा था। ये देख के वैभव की जेलसी और बढ़ रही थी। और नेक्स्ट डे जब मीना और उदय वैभव को पकड़ते हैं पार्टी देने के लिए, वैभव तब गुस्सा जाता है और चिल्ला देता है कि सक्सेसफुल वो हुआ है, मैं नहीं, उससे जाके पार्टी मांगो, मुझसे नहीं। ऊपर तब जीतू भैया आ जाते हैं और इन तीनों को देख के वो अपने केबिन में बुलाते हैं। तब जीतू भैया के सामने वैभव सब कुछ कन्फेस करता है कि उसको जेलसी फील हो रहा है क्योंकि उसका भाई आईपीएल में सिलेक्ट हो गया और वो आज भी इधर पढ़ रहा है। अगर जेई हो भी जाता है फिर भी उसको 4 साल फिर पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर नौकरी, और उसके भाई का लाइफ तो आज ही सेट हो गया। फिर जीतू भैया उसे समझाते हैं, किसी की भी लाइफ की जर्नी इजी नहीं है। तुझे तो ये नहीं लग रहा ना कि रिंकू का लाइफ बहुत ही इजी है, उसको बहुत जल्दी सक्सेस मिल गया। तो मैं तुझको ये बता दूं, हर एक गली में क्रिकेट खेला जाता है। अब तू सोच भारत में कितना कंपटीशन है। आईपीएल में 10 टीमें खेलते हैं, हर एक टीम में 10, 12 या 15 प्लेयर ले ले, टोटल 250 प्लेयर ले ले, कितना कंपटीशन तू समझ रहा है। हर एक गली में कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। जेई में तो फिर भी हर साल 11 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। उसको अपनी कंपटीशन नहीं, उससे मोटिवेट हो, उससे कुछ सीख, कैसे डटे रहते हैं बिना डरे इतना कंपटीशन होने के बाद भी। और उसी ने लाइफ में चूज किया था कि उसे पढ़ाई नहीं करना है, उसे क्रिकेट खेलना है, इसीलिए आज वो सक्सेसफुल है। तूने भी लाइफ में डिसीजन लिया कि तुझे जेई क्रैक करना है, तू भी तो धीरे धीरे इंप्रूव कर ही रहा है ना, तो जेलसी किस बात की। तो ये सारे कॉन्वर्सेशन होने के बाद वैभव को भी समझ में आया कि जेलसी होने की कोई बात ही नहीं है। फिर वो रिंकू को फोन करता है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है। फिर से हमको नेक्स्ट डे जीतू भैया के क्लासेस दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जीतू भैया बोल रहे थे सुबह 10 बजे की क्लास अब से शाम को 6 बजे होगा। इस बात पे उधर एक जोक क्रैक करता है, पर जीतू भैया उसको सही से नहीं लेते। फिर क्लास खत्म हो जाता है। जीतू भैया अभी भी उस चीज को भूले नहीं थे, वो अभी भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे। सुसाइड वाले इंसिडेंट से अभी भी उन्होंने ओवरकम नहीं किया था। दूसरी तरफ हम वर्तिका को देखते हैं जिसको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब वैभव आता है और उसे समझाता है और ये बोलता है, ये सवाल तुमसे क्यों नहीं हो रहा, ये तो बहुत ही ईजी है, मैं तो इसको देखते ही समझ गया था इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मुझे पेन भी नहीं पकड़ना पड़ता। और तभी वर्तिका को थोड़ा इनसिक्योर फील होता है और वो थोड़ा सहम जाती है। और दूसरी तरफ हम मीना को देखते हैं जिसके पैसे की तंगी चल रही है। वो अपना हाउस रेंट भी नहीं दे पा रहा था और अच्छे से वो मिस भी नहीं जा रहा था कि वो खाना खा पाए, इसलिए वो कभी कभी रात को उदय के घर पे आ जाता था खाना खाने के लिए। शिवांगी इस चीज को नोटिस करती है। फिर उदय और वैभव बहुत कोशिश करते हैं कि मीना को समझाए और पूछे कि उसको प्रॉब्लम क्या है, पर मीना कुछ भी नहीं बताता। और दूसरी तरफ जीतू भैया को हम एक पॉडकास्ट पे देखते हैं जहाँ पर बबलू ने बोला पॉडकास्ट पे चले जाओ, इससे हमारा एमर्स का प्रमोशन भी हो जाएगा। उस जगह जाने के बाद ब्रॉडकास्ट वाला पूछता है कि जीतू भैया आपको क्या लगता है, इतने बच्चे इतने उम्मीद के साथ कोटा आते हैं, पढ़ाई करते हैं रैंक लाने की, जिनकी नहीं हो पाती वो लोग कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं। किसी किसी का तो इंजीनियरिंग से मन भी उठ जाता है, वो फिर दूसरी स्ट्रीम में चले जाते हैं, और कोई कोई तो खुद को फेलियर समझता है। तभी जीतू भैया बोलते हैं, देखो पढ़ाई सब लोग करते हैं, अगर किसी के 90 आते हैं और वो क्वालिफाई हो जाता है और 89 वालों फेल हो जाता है तो उसे हम नहीं बोल सकते कि वो लाइफ में फेलियर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। पर हमारे समाज ऐसा डेवलप हुआ है कि उसको हम फेलियर ही मानते हैं, ना कोई अप्रिशिएट करता है ना उसको कोई सपोर्ट करता है। सभी लोग जीत की तैयारी में ही लग जाते हैं, कोई ये नहीं समझता कि तैयारी ही जीत है। अगर आप किसी भी चीज के लिए मेहनत करोगे कहीं ना कहीं तो आपका कुछ ना कुछ डेवलप हो ही रहा है ना, उसको फेलियर की तरह मत लो, उसे एक एक्सपीरियंस की तरह लो और लाइफ में आगे जाके जरूर वो आपका काम में आएगा। और दूसरी जगह हम उदय और वैभव को देखते हैं जो कि मीना के पास जाता है और सब कुछ पूछता है। मीना तब बोलता है कि हमारे गांव में सूखा पड़ा है, पापा के पास पैसे नहीं इधर भेजने के लिए, इसीलिए मैं एक टाइम का ही खाना खाता हूँ और कैसे जैसे करके रेंट भर रहा हूँ।
तब उदय बोलता है तुम मेरे से पैसे ले लेना भाई, तू भी तो मेरा भाई है ना। मीना तब बोलता है मैं पैसे नहीं ले सकता, अगर दोस्तों के बीच में पैसे लेता हूँ ना, तुम्हारे सामने जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा मुझे थोड़ा अलग सा फील होगा, मुझे थोड़ा निचला फील होगा, इसलिए मैं पैसा नहीं ले सकता मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के। फिर उदय बोलता है ठीक है मैं तेरा प्रॉब्लम समझ गया, कल सुबह मैं तुझे एक जगह लेके जाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे सुबह उदय मीना को लेके एक गेमिंग पार्लर में जाता है और बोलता है ये मेरे मुंह बोले भैया है, बहुत ही सॉर्टेड है, इनके बच्चे को तुझको 1 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, 3000 रुपए तुझको एडवांस देंगे और मंथली तुझको 5000 रुपए देंगे। मीना भी तब सोचता है 1 घंटा अगर वो थोड़ा चाय वाय पीने में, थोड़ा मस्ती करने में कम कर देगा तो वो पढ़ा सकता है। और उसी दिन हम देखते हैं उदय और वैभव जाता है लाइब्रेरी और वैभव नोटिस करता है कि वर्तिका अपनी क्लासमेट से नोट बना रही है और एक साथ पढ़ रही है, जो कि सही नहीं है। उसने बोला था कि उदय के साथ पढ़ेगी। और उसी दिन रात को वर्तिका को वैभव कॉल आउट करके ये बोलती है कि तुम्हारे दोस्त का फिजिक्स में नंबर क्या मुझसे ज्यादा आया है क्या, मैं तो उससे बहुत अच्छा रैंक करता हूँ तो तुम मुझसे क्यों नहीं पढ़ते। तब वर्तिका बोलती है तुम नहीं समझोगे, मैं तुमसे पढ़ना नहीं चाहती, ये बोल के वो हॉस्टल चली जाती है और वैभव कुछ समझ भी नहीं आता। मीना फिर पढ़ाने के लिए जाता है, सब कुछ सही चलता है। फिर एक दिन अंकल आके बोलता है कि मेरे मामा का लड़का भी तुमसे पढ़ना चाहता है और वो और ज्यादा पैसा देगा। फिर मीना को क्या है, वो बोलता है ठीक है मैं और 1 घंटा मैनेज कर लूंगा, और अपनी शेड्यूल से वो और 1 घंटा मैनेज कर लेता है और फिर 5000 से वो 10,000 रुपए कमाने लगता है। फिर धीरे धीरे मीना रूम रेंट भी भर देता है और उदय के लिए एक केक भी लेके जाता है। फिर धीरे धीरे मीना क्लास मिस करने लगता है, ओवर टाइम लेने लगता है। ये देख के वैभव और उदय भी शौक थे। मीना अभी 2 नाव में सवार हो चुका है, उसको जेई भी देना है, इसके साथ उसको पैसे भी चाहिए और उसको सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखना है। और दूसरी जगह हम वैभव को देखते हैं जो कि शिवांगी से बोलती है कर यार पता नहीं कि वर्तिका को क्या हुआ है, वो मुझसे पढ़ना नहीं चाहती और मैं कुछ बोलूं तो बोलती है कि तुमसे मुझे पढ़ना नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो शिवांगी बोलती है तुम अगर अपने गर्लफ्रेंड को ऐसे ट्रीट करोगे, ये क्यों नहीं हुआ, ये तो बहुत ही इजी है, मैं तो कब का कर लिया होता, तो उसको इनसिक्योर फील नहीं होगा, उसे लगता होगा कि मैं वैभव से कम इंटेलिजेंट हूँ, अच्छे से नहीं समझ पाती और तुम उसको टॉन्ट भी मारते हो, ऐसे कैसे चलेगा। फिर वैभव को भी अपनी गलती रियलाइज होता है और वो वर्तिका से मिलने के लिए चला जाता है। वर्तिका को जाके वो सब कुछ बोलता है और माफी मांगता है। वर्तिका भी बोलती है देखो कोई और बोलता हो तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब तुम बोलते हो तो मुझे फर्क पड़ता है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम्हारे साथ मेरा अलग रिश्ता है, इससे अच्छा है हम लोग अलग अलग पढ़ाई करें तो किसी को कोई इशू नहीं होगा। तब वैभव बोलता है मुश्किल से तो हम लोग मिल पाते हैं और पढ़ाई के टाइम थोड़ा हम समय बिताते हैं। तो वर्तिका बोलती है पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, समय बिताने के लिए हम अलग टाइम ढूंढ लेंगे ना। और दूसरी जगह हम मीना को देखते हैं जो कि जीतू भैया के सामने जाता है और बोलता है कि सर एक प्रॉब्लम है, मेरी एक स्टूडेंट की अभी लड़कियों की तरफ ध्यान जा रहा है, उसको कैसे ठीक करे। और जीतू भैया तब शॉक हो जाते हैं, ये बोलते तुम्हारा स्टूडेंट क्या कोई कोचिंग सेंटर खोला है क्या। फिर मीना सब कुछ बताता है पैसे के लिए उसने क्या क्या किया। फिर जीतू भैया बोलते हैं तुम्हारे 2 दोस्तों को भी बुला लो। फिर हम देखते हैं कि वैभव और उदय भी आ जाते हैं। फिर जीतू भैया मीना को अपने सीट में बैठने के लिए बोलते हैं और उसे समझाते हैं दोस्त अगर तुम्हारी हेल्प कर रहे थे तुमको लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो मीना बोलता है भैया मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा था, मैं उसको अच्छे तरीके से नहीं ले पा रहा था। तब जीतू भैया हंसते हैं और ये बोलते हैं तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तो मुझसे भी बहुत बड़ा है यार, मैं ये कोचिंग सेंटर मेरे दोस्त से उधार लेके चला रहा हूँ, अभी तुम्हारे जेई का टाइम है, ये 5-10 हजार जो कमा रहे हो ना 5 साल बाद 1 घंटे में उड़ा दोगे, उसके बारे में सोचो। और ये कोचिंग वोचिंग जो है बंद करो, पढ़ाई में ध्यान दो। क्लास के एवरेज 38 है, तुमको 29 मिला है। मीना को ये सुनने के बाद थोड़ा झटका लगता है और जीतू भैया बोलते हैं तुम्हारे अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, अपने सारे रुके हुए काम कर लेना और जब जॉब मिले तभी पैसा देना। फिर ये सारे लोग चले जाते हैं। फिर 2 बच्चे और आते हैं और जीतू भैया से बोलते हैं सर हमको मैथ समझ में नहीं आ रहा। तब गगन सर से जीतू भैया बोलते हैं गगन सर क्या हो रहा है, आप ही का तो स्टूडेंट है। तभी गगन सर मैथ के और 2-4 कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये बच्चे बोलते हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा। तब जीतू भैया के भी 2-3 सब्जेक्ट बोलते हैं, मैग्नेटिज्म वगैरह भी पूछते हैं, ये बच्चे बोलते हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा। जीतू भैया तब बोलते हैं जब क्लास में मैं पूछता हूँ हाँ या ना, तुम लोग हाँ क्यों बोलते हो। ठीक है एक मीटिंग बुलाएंगे और जिसकी जो जो प्रॉब्लम है वो सुनी जाएगी। गगन सर जीतू भैया से बोलते हैं आपको पता है 60% बच्चों का हालत यही है, जो टॉप क्लास के बच्चे हैं वो माहेश्वरी में चले जाते हैं, फिर जो बच्चे रह जाते हैं वो प्रोडिजी में जाते हैं और फिर जो कुछ बच्चे रह जाते हैं जिसका कहीं पर भी नहीं हुआ वो आते हैं हमारे इधर। जीतू भैया अगर ऐसे ही चलता रहा नेक्स्ट साल हमको एडमिशन नहीं मिलेगा,
हम एक काम करते हैं, एक फोकस्ड बैच बनाते हैं जहाँ पर टॉपर्स को लेके हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि हमारी इधर से रैंक भी निकल आए, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर हमको रैंक ही दिखाना पड़ेगा। फिर जीतू सर गगन सर पे भड़क पड़ते और ये बोलते हैं, ईमर्स मैंने इसीलिए खोला है कि इन सारे बच्चों को अच्छे से मैं रास्ता दिखा पाऊं। मैं किसी को सुपीरियर और इंफीरियर नहीं फील करा सकता। आप बोल रहे हो कि टॉपर का एक अलग बैच खोल दो, तो इन सारे बच्चों का क्या होगा? इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि इनको छोड़ दो, सिर्फ टॉपर को ही पढ़ाओ। नहीं गगन सर, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ ईमर्स ऐसे ही चलेगा। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप पढ़ाइए, नहीं तो आप अपना रास्ता देख सकते हैं। गगन सर ने कभी भी जीतू का ऐसा बिहेवियर नहीं देखा था, इसलिए वो भी थोड़ा अपसेट हो गए थे। फिर हम जीतू सर को फिर से अपने रूम में देखते हैं, वो भी डिप्रेस्ड। वो अपने थेरेपिस्ट को मैसेज करते हैं कि मुझको एक अपॉइंटमेंट चाहिए। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जीतू भैया जाते हैं थेरेपिस्ट के पास। थेरेपिस्ट के पास जाने के बाद वो पूछती है गगन सर के साथ क्या आर्गुमेंट हुआ था। तब जीतू बताते हैं कि आर्गुमेंट कहाँ हुआ था, मैंने तो बस चिल्ला दिया था उनपे। मेनली वो चाहते थे कि वो एक फोकस ग्रुप बनाए टॉपर को लेके, और मैं चाहता था कि सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, किसी का हाथ ना छोड़े। उस टाइम पे उनका हर एक बात मुझे लॉजिकल लगा, इसलिए मैंने चिल्ला दिया उनपे। तभी थेरेपिस्ट मुस्कुराती है और बोलती है, सामने तुम जो छोटे छोटे पौधे देख रहे हो ना, एक दिन मैंने नोटिस किया उधर बहुत सारे कबूतर आ रहे, तो मैं उधर चेक करने के लिए गया। जब मैं चेक करने के लिए गया, मैं देखता हूँ उधर उसने एक घोंसला बनाया है और उधर छोटे छोटे 2-3 बच्चे भी हैं। तो मैं एक दिन बर्ड फूड लेके उधर गया था उनको खाना खिलाने के लिए, तो उनकी जो माँ थी मेरे ऊपर अटैक कर रही थी और मैं फिर उधर से हट गया। उसे लग रहा था कि मैं उसके बच्चों को हार्म कराऊंगा, पर मेरा मोटिव कुछ डिफरेंट था। मैं चाहता था कि उनको मैं खाना खिलाऊं। सेम तुम और गगन सर हो, तुम दोनों ही चाहते हो कि ईमर्स आगे बढ़े, पर दोनों का तरीका थोड़ा अलग है, बट इंटेंशन सेम है। तभी जीतू भैया बोलते हैं कि बच्चों को मुझसे बहुत उम्मीद है, उनको लगता है कि मैं उनको संभालूंगा, उनके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तभी जो थेरेपिस्ट वो पूछती है, जीतू भैया क्यों, जीतू सर क्यों नहीं? तब जीतू भैया बोलते हैं, बच्चों की इतनी जो टेंशन है, घर का प्रेशर, अभी रियल लाइफ का प्रेशर, अभी इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, उनको एक सर नहीं एक भैया ही हटा सकता है। मैं उनको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना चाहता हूँ, जो कि एक भैया ही कर सकता है मैम, कोई सर नहीं। तभी वो थेरेपिस्ट बोलती है, बच्चों से यही अटैचमेंट की वजह से तुम आज डिप्रेस्ड हो। जो इंसिडेंट हुआ है पास्ट में, तुम अभी भी उससे उभरे नहीं हो, अभी आगे और भी होने वाला है। इसलिए भैया को साइड में रख के जीतू सर बनो, देखोगे तुम्हारा बहुत सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। कोई एथलीट को अगर चोट लगता है वो रेस्ट लेता है 6 महीना 1 साल, अगर तुम वही चोट लगे हुए पैर से फिर से खेलोगे तुम्हें और ज्यादा चोट लगेगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सारे बच्चे क्लास में थे, बट थोड़े बच्चे कम थे। तभी जीतू भैया पूछते कि ये सारे लोग कहाँ गए। तभी मृणाल बताती है कि ये सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं भैया। तब जीतू भैया बोलते हैं, तुम लोगों ने क्यों ज्वाइन किया? तब मृणाल बताती है कि हमारा अभी भी थोड़ा रिवीजन बाकी है इसलिए। तब जीतू भैया बोलते हैं, तुम लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, एटलीस्ट तुमको पता तो चलेगा तुम कहाँ पर स्टैंड करते हो। तुमको अगर पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, कैसे चलेगा? मेरे सेंटर में कितने लोग हैं, इनमें अगर फर्स्ट भी आ गए तो क्या होगा? तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लाखों बच्चों में जब तुम एग्जाम दोगे तुमको पता चलेगा तुम एटलीस्ट कहाँ पर स्टैंड करते हो। तब ये तीनों बाहर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये लोग टेस्ट सीरीज देंगे, पर देंगे किसके? जहाँ पर ज्यादा लोग होंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा। फिर डिसाइड होता है कि मीना और वैभव HBC के एग्जाम सेंटर में जा टेस्ट सीरीज देंगे, क्योंकि उधर लोग भी ज्यादा होंगे और कंपटीशन भी। और दूसरी जगह जीतू सर चाहते हैं कि गगन सर से बात करें और सब कुछ सॉर्टेड कर ले, पर वो नहीं कर पा रहे थे। तो पूजा मैम उनको समझाते हैं, इसलिए तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अगर लड़के से बात करने से पहले इतना सोचेगा तो अब आगे गर्लफ्रेंड कैसे बनाएगा? तभी जीतू भैया बोलते हैं, मैम बात तो करना पड़ेगा, बात करना जरूरी है। तभी एक बच्चा आता है और बोलता है, जीतू भैया मेरी दादी की तबीयत खराब है, घर वाले मना कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि दादी को देख के आ जाओ। जीतू भैया तब बोलता है, इधर तो तेरा मन नहीं लगने वाला, तेरा पूरा ध्यान उधर ही रहेगा, ठीक है तू चला जा। और कुछ पैसे भी दे देते हैं, बोलते हैं कि फ्लाइट से चला जा, जल्दी देख के कल ही लौट के आ जाना। और दूसरी जगह हम शिवांगी को भी देखते हैं, जिसका नीट का पेपर सही तो जा रहा था, पर बायो में उसका कुछ प्रॉब्लम जा रहा था, इसलिए वो थोड़ा गुस्साई गई थी। और उदय को भी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ जेई का एग्जाम ही टफ होता है, एक बार नीट का पेपर निकाल के देखो कितना टफ होता है, दिमाग पूरा खराब हो गया है। फिर हम देखते हैं जीतू भैया गगन सर के घर में जाते हैं और उनसे अच्छे से बात करते हैं और उस दिन के लिए सॉरी मांगते हैं, और गगन सर भी उसे माफ कर देते हैं और बोलते हैं, तुम बच्चों से ज्यादा अटैच हो रहे हो जीतू, उसको थोड़ा तुम साइड में रख के सर की तरह सोचो।
तभी जीतू भैया बोलते हैं सर हमारी आर्गुमेंट तो होती रहेगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट ईयर हमको केमिस्ट्री टीचर कहाँ से मिलेगा। फिर हम देखते हैं वैभव और मीना ने शुरू कर दिया था टेस्ट सीरीज और उसमें शर्त भी लगा था जिसका ज्यादा नंबर आएगा वो कचौड़ी खिलाएगा। पर दूसरी तरफ हम उदय को देखते हैं जो कि गेमिंग पार्लर में जाके दिन रात गेम खेल रहा होता है। उसको एग्जाम को लेके कुछ पढ़े ही नहीं थी। धीरे धीरे एग्जाम खत्म होने लगे और वो लोग ग्राफ पे अपना डेटा लिखने लगे। फिर वैभव बोलता है मीना तूने नोटिस किया पिछले 3 एग्जाम से हमारा सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है, मतलब यही हमारा सत्य है। तेरा रैंक अभी भी 9000 आ रहा है और मेरा 12000 और हमको 3000 के अंदर जाना है जो कि पिछले 18 महीने से हमारा नहीं हुआ। हम दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करते रहे बट हमारा कंपटीशन 3000 वाला बंदा था। तभी ये लोग जीतू भैया के सामने जाते हैं और पूछते हैं कि भैया अब हम क्या करें। जीतू भैया बोलते हैं तुम्हारा इंप्रूवमेंट तो हो ही रहा है ना, कल ही थोड़ी ना एग्जाम है, तुम करते रहो जरूर कुछ ना कुछ होगा। तभी जीतू भैया बोलते हैं कि पार्किंसन लॉ के बारे में तुमने सुना है। तब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। जीतू भैया तब बोलते हैं मान ले वैभव तेरी गर्लफ्रेंड तुझसे नाराज है और तेरे पास 8 घंटे है उसको मनाने के लिए, तो तू क्या करेगा। तब वैभव बोलता है मैं अच्छे से एक पोएम लिखूंगा। मीना बोलता है खुशबूदार कागज भी ले लेना, उसके साथ थोड़ा गिफ्ट भी। जीतू भैया फिर बोलते हैं मान के चल तेरे पास 8 घंटे नहीं सिर्फ आधा घंटा है, अब क्या करेगा। वैभव तब बोलता है मैं कैसे भी करके मेरी मन की बात लिख के उसको बता दूंगा। तब जीतू भैया बोलते हैं वही है, अभी तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुमको कैसे भी करके इसको कवर अप करना है। तो मेन तो वही बात है ना कि तुम कैसे समझा पा रहे हो, चीजों को बता पा रहे हो, एक्सप्लेन थोड़ी करना है। उस स्पीड से फिर पढ़ाई चालू करो। इनके जाने के बाद गगन सर जीतू भैया को बोलते हैं बच्चों को कैसे कैसे फंड देते रहते हो, आधे घंटे वाले लव लेटर से थोड़ी ना गर्लफ्रेंड पट जाएगी। जीतू भैया तब बोलते हैं ज्यादा बड़ा पोएम भी लिखेगा तब भी पटेगा, क्या गारंटी है सर। फिर उसी दिन रात को बबलू ऑफिस में आता है और जीतू भैया की तरफ देखता रहता है। जीतू भैया के पूछने पे वो फोटो दिखाता है वही बच्चे का जो बच्चा बोला था कि मेरी दादी बीमार है, आज वो घूमने के लिए गया है, वो भी आपके पैसे से। तब जीतू भैया बोलता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तब वो बबलू बोलता है कि आपको इस बच्चे को नहीं इसके पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए था, आप तो जीतू भैया हो, इसी को ही कॉल करोगे। तब जीतू भैया बोलते हैं चलो ठीक है, जो तो हो गया तो हो ही गया ना, एक दिन बाद वो लौट के आ गया ना। तब बबलू भी बोलता है सर अब आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ऐसे कोचिंग नहीं चला सकते हम लोग। फिर अगले दिन क्लास में जीतू भैया एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे जहाँ पर वैभव आंसर दे देता है। तो जीतू भैया बोलता है कि बोर्ड पे जाके समझाओ, और बोर्ड पे जाके जब वैभव सिर्फ आंसर लिख लेता है थोड़ा स्टेप जंप करके, तब जीतू भैया उसे बैठने के लिए बोलते हैं और ये बोलते हैं अगर तुम्हारा जेई में हो भी जाता है तो बोर्ड्स में तुमको 75% नंबर लाना पड़ेगा तभी तुमको जेई में एडमिशन मिलेगा। इसके लिए दो चीज है, जब तुम आईआईटी के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे दिमाग में हाउ चलेगा कि कैसे होता है, तुम सिर्फ आंसर भी लिख दोगे तो भी चलेगा, पर बोर्ड्स में तुमको सब कुछ समझाना पड़ेगा, कहां से क्या फिगर आया, कहां से क्या परसेंटेज आया, सब कुछ तुमको लिखना पड़ेगा, तभी तुमको बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं क्लास के बीच में जीतू भैया को बबलू बुलाता है और बोलता है सर इंपॉर्टेंट मीटिंग आई है सीधा ऊपर से। फिर हम देखते हैं जीतू को बुलाया था मानवेंद्र चौहान ने जो कि राजस्थान एजुकेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे। वो जीतू को बुलाने के बाद ये बोलते हैं कि आपका मैंने एक पॉडकास्ट देखा जहाँ पर आप इस एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा परेशान है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसको बेटर कैसे करा जाए। फिर जीतू भैया भी बोलते हैं मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि सर आप एजुकेशन को अच्छे से नहीं चला पा रहे, पर मेरी कुछ सवाल थे, अगर इसको बेटर करा जाए तो बच्चों की थोड़ा हेल्प होगा क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ। तब मानवेंद्र भी बोलता है कि हम भी चाहते हैं कि कोई ऐसा टीचर हो जो बच्चों को ग्राउंड लेवल से समझे, उनके तकलीफ को खुद के तकलीफ समझे। इसलिए जीतू हम आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, आप जयपुर आके पॉलिसी मेकर बनिए। अगर आप उधर आते हो तो आप लाखों करोड़ों बच्चों की लाइफ चेंज कर सकते हो। आपके पॉलिसीज आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे स्टेट में हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, लाखों बच्चों की हेल्प हो सकती है। तब जीतू भैया बोलते हैं सर अभी तो मेरी जरूरत सबसे ज्यादा मेरे बच्चों के हैं जो कि इधर है, उनके सामने एग्जाम है और मैं अभी नहीं छोड़ के जा सकता। तब वो बोलते हैं इधर तुम किने चुने कितने बच्चों की हेल्प कर लोगे जीतू, अगर तुम पॉलिसी मेक करते हो तुम लाखों की हेल्प कर पाओगे, आने वाली जनरेशन की हेल्प कर पाओगे, तुम एक बार सोच के देखना। फिर हम माहेश्वरी के क्लास में देखते हैं जहाँ पर बाकी बच्चे और वैभव भी बोलता है सर ये मैथ वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। तब वो सर बोलते हैं कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुम लोग तब भी घबरा गए, और अब मैं तुमको और एक सरप्राइज न्यूज देता हूँ। इस बार का पेपर आईआईटी बॉम्बे बना रहा है जो कि बहुत ही टफ होता है। मैथ का एक क्वेश्चन तो हमारे एक फैकल्टी को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा लग गया है, जो कि तुमको एग्जाम में उतने प्रेशर के अंदर सिर्फ 3 मिनट ही मिलेगा। लास्ट 2015 में उन्होंने ये पेपर बनाया था और इस साल बना रहा है, तो बी रेडी।
वैभव का तो ये सुनने के बाद फेस का रंग ही उड़ जाता है। फिर वो जाके मीना को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। मीना फिर बोलता है ठीक है, हम 2015 का ही पेपर सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हमारा क्या मार्क्स आता है। ये IIT बॉम्बे वाले कितने टफ पेपर बनाते हैं। एक जगह हम देखते हैं मीना और वैभव 2015 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और दूसरी जगह उदय गेम पार्लर में शर्त लगा के गेम खेल रहा था। एग्जाम खत्म होता है और वैभव का आता है 84 और मीना का 93। पासिंग मार्क्स से 115। पुराने पेपर पे भी उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था। और दूसरी जगह उदय गेम जीत जाता है, इसलिए उसका दोस्त उसे दारू पीने के लिए बुलाता है। उदय पहले मना कर देता है पर दोस्त के कहने पे वो थोड़ा पी लेता है। फिर हम नेक्स्ट दिन देखते हैं कि ये तीनों क्लास में नहीं आते। जीतू भैया बोलते हैं अगर रिवीजन क्लासेस तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं बंद कर देता हूँ। तभी बबलू आता है और जीतू को बताता है कि उदय हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी जीतू भैया, पूजा मैम, वर्तिका और मीनल मिलकर जाते हैं इसको देखने के लिए और मीना और वैभव पहले से ही उधर मौजूद थे। जीतू भैया को तो कुछ भी नहीं पता। पहले जाके वो बोलते हैं कैसे तुम्हारा पैर तुमने तुड़वा लिया, सामने एग्जाम है। उदय बोलता है सर मेरा कोई गलती नहीं है, मैं तो आराम से जा रहा था, पीछे से कार आके टक्कर मार देती है मेरी स्कूटी को, मैं गिर जाता हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उदय के माँ बाप आते हैं उसी दोस्त के साथ जिसके साथ उदय दारू पी रहा था। सबके सामने उसे झूठ बोलने के लिए बहुत डांटते हैं और ये बोलते हैं कि सर आपके देख रेख में कैसे इसने दारू पिया और उसने अपना पैर तुड़वा लिया, मेरा बेटा कभी नशा नहीं करता था। और इस बात पे जीतू भैया के पास कोई जवाब नहीं था। वो फिर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। तब वो बोलते हैं कि मैंने तुमको पहले ही बोला था, भैया छोड़ के सर बनो। इनके हर एक चीज पे तुमको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। इनके हर एक प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम बनाने की जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास एंड होने के बाद जेई के और बोर्ड्स के एग्जाम के डेट्स आते हैं जो कि सिर्फ 15 दिन के हेर फेर में ही था। और ये देखने के बाद वैभव का दिमाग घूम जाता है। वो चिल्ला पड़ता है और सब पे चीखता है कि ये लोग क्या हमको रोबोट समझते हैं, हम कैसे पढ़े। ये कैसा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि तुम्हारा जेई हो भी गया, अगर तुम्हारे बोर्ड में 75% नहीं आए तो तुम जेई क्रैक नहीं कर पाओगे। इन सब के साथ वो बहुत सारे पढ़ाई के प्रॉब्लम भी बताने लगता है। तब बबलू सर जीतू सर को जाके बोलते हैं कि वैभव पूरा बौखला गया है, चिल्ला रहा है, आप जाके उसको शांत कराओ। जीतू सर बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है, उसको खुद को ही शांत होना पड़ेगा। सिर्फ तो उसके लिए चेंज नहीं हुआ है ना, सबके लिए सेम है। जीतू का ये रूप पहली बार बबलू और बाकी टीचर्स भी देख रहे थे। जीतू भैया तो नहीं जाते, गगन सर इन सबको शांत कराते हैं और ये बोलता है पेपर जितना टफ होगा तुम्हारा कंपटीशन उतना ही कम होगा। और IIT बॉम्बे ने जब 2015 का जब पेपर सेट किया था उनके लिए भी पहली बार ही था ना, तो तुम्हारे लिए भी है। और अभी तो पेपर आने में बहुत टाइम है, तुम लोग इतना क्यों टेंशन कर रहे हो। फिर उस दिन शाम को जब उदय से ये लोग मिलने के लिए जाते हैं तब उदय बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा मुझे कोटा से लेके जा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं तुम उधर ही बैठोगे और एग्जाम देने के लिए सिर्फ आ जाना। तब सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं और जीतू भैया को कॉल करते हैं। जीतू भैया को कॉल करके ये बोलते हैं कि उदय को ये लोग लेके जा रहे हैं। तब जीतू भैया बोलते हैं ठीक है मैं कुछ देखता हूँ और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंच के उदय के पेरेंट्स की कुछ समझाए, उल्टा उधर के मदर ही उनको डांट रहे थे कि आप तो बोलते थे कि आप बच्चों का ख्याल रखते हो, मेरा बच्चा भी हमेशा बोलता था कि जीतू भैया ने आज ये सिखाया, जीतू भैया ने आज ये सिखाया, आपने ये सिखाया कि वो अल्कोहल कंज्यूम करे। और जीतू भैया तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते और ये बोलते हैं मेरे पास हजारों बच्चे, सिर्फ आपके बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता मैं सिर्फ इनका टीचर हूँ और कुछ नहीं। तब पूजा मैम जीतू को शांत होने के लिए बोलते हैं, उनके पेरेंट्स को समझाते हैं अगर आप अपने बच्चों को घर में लेके जाओगे तो आपके आस पड़ोस में कहीं लीकर शॉप नहीं है, कहीं पर गेमिंग पार्लर नहीं है, वो क्या उधर नहीं जा सकते। तब उधर की मम्मी बोलती है हम उसको रोक देंगे। तब पूजा मैम बोलती है ये तो कॉलेज में जाएगा, तब कैसे रोकोगे। अब आप बच्चों को आने वाले मुश्किल से प्रोटेक्ट कर सकते हो पर इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आगे जाएगा अपनी मन मर्जी का करेगा, इससे अच्छा इधर रह के वो सीख ले अगर उसको सेल्फ रिलेशन है तो। तब उधर रो पड़ता है और बोलता है मैं ये कभी भी नहीं करूंगा और अपने मम्मी को पकड़ के रोता है और उसके मम्मी भी लास्ट में मान ही जाती है। तो फिर हम रात को पूजा मैम का केबिन देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठ के मेल कर रही थी कि जयपुर वाले ऑफिस में वो नहीं आ पाएगी, वो कोटा रुक रही है इन बच्चों के लिए, क्योंकि उनको भी इन बच्चों से अटैचमेंट होने लगा था। उनको भी लगा था कि एमर्स में बच्चों की पढ़ाई होती है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन जेई मेंस का रिजल्ट निकलने वाले थे। टीवी पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि 11,33,000 बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेगा वो एडवांस के लिए बैठेगा। और उदय का आज प्लास्टर भी खोलना था। फिर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और धीरे धीरे कॉल आना शुरू हो जाता है। मीना के पास पहले मीनल का कॉल आता है कि वो क्वालिफाई हो गया। धीरे धीरे पता चलता है कि उदय भी क्वालिफाई कर गया और ये सारे बच्चे क्वालिफाई कर चुके थे और बहुत ही खुश थे। दूसरी जगह ऑफिस में भी देखते हैं बबलू बोल रहा है कि एडमिशन के भर भर के इंक्वायरी आ रहा है जीतू भैया, हमारा एमर्स तो चल पड़ा। तभी जीतू भैया इन तीनों के लिए एक अनाउंसमेंट करते हैं और ये बोलते हैं कि मैं कोटा छोड़ रहा हूँ और ये टीचिंग भी, मैं जा रहा हूँ जयपुर। सारे लोग के पूछने पे वो बताते हैं कि इधर मैं कितनों बच्चों का ही हेल्प कर पाऊंगा और मेरा जो अटैचमेंट है
वही मेरे लिए बैक फ्लैश कर रहा है। इससे अच्छा मैं पॉलिसी मेकिंग करूँ जहाँ पर इन बच्चों को लॉन्ग टर्म में हेल्प मिले। और एमर्स को संभालने के लिए तुम लोग हो ना। अभी तो पूजा मैम आप पूजा मैम नहीं रहे, अब पूजा दीदी हो चुके हो। मेरी जगह आप अच्छे से लोगे। और इसके साथ गगन सर तो है ही। कोई जीतू के इस डिसीजन से खुश नहीं था, पर जीतू खुश था क्योंकि जीतू को पता था कि परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि वो जिन सारे ट्रॉमा से गुजर रहा है, अगर वो कोटा में रहा वो और बढ़ेंगे। जीतू भैया फिर क्लास में जाते हैं सारे टीचर के साथ और उनको बधाई देते हैं और बोलते आगे का आपको पूजा दीदी समझाएंगे। पूजा मैम फिर बाकी बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों अपने 90% रेस खत्म कर दिया है, बाकी 10% ही है, आप लोग जरूर कर लोगे, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि शिवांगी का एग्जाम था संडे में। शिवांगी गई थी और उदय उसको लेके परेशान थी कि उसका क्या होगा। सारे लोग तब बोलते हैं वो टॉपर है, उसका तो हो ही जाएगा, वो एम कर रही है कि कौन से कॉलेज में उसे मिले, तू अपना सोच कैसे एडवांस क्लियर करेगा। फिर हम देखते हैं कि शिवांगी आती है और बोलती है एग्जाम तो बहुत अच्छा गया है, नीचे पापा खड़े हैं, बुक लेने के बहाने ऊपर आए हूँ, तुम लोगों को गाइस बहुत मिस करूंगा। फिर वो लोग थोड़ा छोटा सा रियूनियन करते हैं, एक साथ गले मिलते हैं और पुराने यादें को फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं। फिर धीरे धीरे दिन गुजरता रहा, 30 दिन से 10 दिन, 10 दिन से 5 दिन, फिर एडवांस के पहले वाले दिन ये लोग सारे बहुत टेंस थे। सब अपने मम्मी पापा को कॉल कर रहे थे, अपने दोस्तों को कॉल कर रहे थे। फिर एग्जाम वाले दिन हम देखते हैं कि सारे लोग एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं, उधर सारे टीचर्स भी थे। फिर पूजा मैम सबको समझाती है कि कैसे आपको एग्जाम देना है, दिमाग शांत रखना है। और जीतू भैया भी बोलता है अगर कोई नया इंस्ट्रक्शन आता है घबराना नहीं है, ये सबके लिए, अच्छे से पढ़ो, उसको फॉलो करो, देन एग्जाम पेपर सॉल्व करो। फिर सारे बच्चे चले जाते हैं अपने सेंटर पे, पर वैभव नहीं आया था। वो गलती से दूसरे के स्कूल पे चला जाता है जहां पर से उसको पता चलता है ये तो हाई स्कूल है, उसको तो कॉलेज में जाना है। फिर जैसे तैसे करके उसने अंकल से लिफ्ट मांगी और स्कूटर में बैठ के लास्ट मिनट में पहुंचा। और जीतू भैया ने तब तक गार्ड को बोल के रखा था कि एक बच्चा अभी भी आएगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद गार्ड उसे घुसने के लिए देता है। फिर शुरू होता है असली युद्ध। फिर एग्जाम खत्म होता है और ये सारे इंस्टीट्यूट आए थे रसमलाई लेके जीतू भैया को खिलाने के लिए, क्योंकि इनका एग्जाम अच्छा ही गया है। तभी एक बच्चे का पेरेंट्स आता है उसके एडमिशन कराने के लिए। तो ओल्ड स्टूडेंट से वो पूछ रहे थे कि एमर्स का पढ़ाई कैसा होता है। उदय और बाकी लोग बोलते हैं कि इधर 1 नंबर पढ़ाई होता है और हमारा सबसे बेस्ट टीचर जीतू भैया इधर पढ़ाते हैं। तो वो बोलते हैं कि जीतू भैया का नाम तो ब्रोचर पे नहीं है। वो लोग भी चेक करते हैं और बोलते हो सकता है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो, पर ये एमर्स बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप आपके बच्चों को बेफिक्र होकर इधर एडमिशन कराइए। पर वो जीतू भैया के जब केबिन में जाते हैं उनको पता लगता है कि जीतू भैया कोटा छोड़ रहे हैं। इनके पैरों तले तो मानो जमीन खिसक गया है। तब जीतू भैया बोलते हैं तुम लोग भी तो इधर से निकल ही जाओगे ना, जीतू भैया के लिए क्यों रूल अलग है, मुझको भी जाना पड़ेगा तुम्हारे लिए पॉलिसी मेकिंग करने, आने वाले जनरेशन के लिए, इतना मत सोचो। और इधर पढ़ाने के लिए पूजा मैम अब गगन सर है ही ना। फिर हम मिलेंगे रिजल्ट वाले दिन, इससे पहले नहीं जा रहा। फिर आता है रिजल्ट वाले दिन जहाँ पर साइबर कैफे के बाहर बहुत सारे बच्चे ने भीड़ लगा लिया था। फिर रिजल्ट चेक करने के लिए पहले बैठते उदय। उदय का तो नहीं होता और वो अपसेट भी नहीं होता। वो बोलता है कि मैं इसके लिए रेडी था, मुझे पता था, मैंने उतना मेहनत नहीं किया है, तुम लोग अपना देखो। फिर वर्तिका का देखा जाता है और वर्तिका ने क्वालिफाई कर लिया था और वो सारे बहुत खुश थे। दूसरी जगह मीना के पास भी कॉल आता है कि उसका भी हो गया है और मृणाल का भी, और मृणाल का तो रैंक आया है। पर जब वैभव चेक कर रहा होता है तभी सर्वर डाउन हो जा रहा था और सारे लोग तब परेशान हो गए थे क्योंकि वैभव का रिजल्ट नहीं निकल रहा था। मीना तो खुशी से नाच रहा था और वो सीधा चला जाता है प्रोडिजी पे और उधर जाके वो नाचने लगता है और मीनल से मिलता है। तभी उसके फोन पे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वैभव का नहीं हुआ है। वैभव मानो अंदर से टूट चुका था और उसके लिए सारे उसके दोस्त भी मायूस बैठे थे। वैभव अपने कमरे में जाता है और अकेला मायूस बैठा हुआ था। उसके आंखों से मानो आंसू भी नहीं निकल रहे थे। तभी उसके कमरे में दस्तक होता है और दरवाजा खोलने पे बाहर जीतू भैया खड़े हुए थे। जीतू भैया को देखने के बाद उनको पकड़ के वैभव बहुत रोता है। वो खुद को कोसे जा रहा था कि सब निकल गए, जीतू भैया मैं ही नहीं निकल पाया, वर्तिका निकल गया, मीना निकल गया, मीनल निकल गया, सब चले जाएंगे, मैं ही सिर्फ रह गया। जीतू भैया तब बोलते हैं इतना उम्मीद मत छोड़ वैभव, तेरे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ, तेरे पास अभी भी मौका है। वैभव तब बोलता है मेरे में उतना हिम्मत नहीं है जीतू भैया, फिर से मैं शुरू से शुरू करूं, मेरा दिमाग ही इतना है जीतू भैया, मैं कितना भी पढ़ लूं नहीं हो पाएगा, अभी तो आप भी नहीं रहोगे। जीतू भैया तब बोलते हैं लाइफ में ये डिसीजन सिर्फ तेरा है, तू आगे क्या करेगा ये तुझको मैं नहीं बोल सकता, और सबसे बड़ी बात जो तू बोल रहा है जीतू भैया आप नहीं रहोगे, इस बार तो मैं था ना, तेरा हुआ, तेरा डिसीजन है वैभव, तू आगे क्या करेगा। दूसरी जगह हम देखते हैं सारे बच्चे धीरे धीरे अपने बूढ़िया बिस्तर समेट रहे थे कोटा छोड़ के जाने के लिए, और हम जीतू भैया के घर के बाहर भी देखते हैं सारे बच्चे आए थे उनको सिया करने के लिए। जीतू भैया जा रहे थे और सारे बच्चे उनको गिफ्ट दे रहे थे और जीतू भैया को भी पूरा मूवमेंट याद आ रहा था, इनके साथ बिताए हुए हर दिन। पर जीतू भैया को ये याद था किसी महापुरुष ने कहा था
कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। फिर हमको दिखाया जाता है एमर्स में एडमिशन हो रहा है और हम उधर वैभव को देख पाते हैं जो कि रिपीटर का फॉर्म ले रहा है। वो अपने ड्रीम के लिए फिर से लड़ेगा, फिर से कोशिश करेगा कि वो अपने ड्रीम को जी पाए। फिर हम देख पाते हैं कि जीतू भैया और वैभव निकल जाते हैं अपने अपने रास्ते। जीतू भैया जयपुर और वैभव चला जाता है फिर से कोटा पढ़ाई करने के लिए। उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है। पर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये मूवमेंट आपके लाइफ में कभी ना कभी आया होगा, जब आपने अपने स्कूल का फ्रेंड, कॉलेज का फ्रेंड छोड़ा होगा, जिसके साथ आपने इंजीनियरिंग की होगी, मेडिकल किया होगा या कोई भी कोर्स किया होगा। आपको लगता होगा कि ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, पर एक टाइम पे उसको छोड़ना पड़ता है। और मुझे ये भी पता है आज सालों हो चुके हैं उससे एक बात करे हुए, और यही जिंदगी है मेरे दोस्त, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दे। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। और हाँ, जाइएगा मत, इसके बाद एक वीडियो प्ले होगा जो कि हमारा और एक फ्री सर्विस है, उसको भी ले लेना। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।